स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था, ए रैंक का हंटर ली मिनसुंग इटेरियम के पास जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कुछ मिनटों में ही उसको अपनी औकात समझ में आ जाती है कि वो इटेरियम के सामने कुछ भी नहीं है और वो इटेरियम से सॉरी बोलकर और अपना काम करवा कर वहां से निकल जाता है। और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में इटेरियम अपने हाथ को देखता है। वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि मेरा दूसरा फ्रैगमेंट जल्द ही आने वाला है, और एक बार मेरे को फ्रैगमेंट ऑफ स्ट्रेंथ मिल गई तो मेरे को इस तरीके से छुप के रहने की कोई जरूरत नहीं होगी, और जब वो समय आएगा तब असली अटैक शुरू होगा। इस तरफ हम लोग देखते हैं जिनवू और उसके बाकी सभी टीम को, जो कि एक बहुत बड़े स्नैक मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। ग्रे और एजिल सुओ की मदद करते हैं उस मॉन्स्टर को हराने में, और फाइनली सुओ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर कर उसको खत्म कर देता है। दूसरी तरफ डंजन के बाहर हम उन्हीं हंटर्स को देखते हैं जिनको कि सुहो ने पैसे देकर बुलाया होता है। वो हंटर्स आपस में बात करने लगते हैं, तो उसमें जो हंटर गर्ल होती है वो कहती है कि क्या सच में कोई खतरा नहीं है ना? वो बंदा हमको 5 मिलियन वॉन दे रहा है सिर्फ यहाँ पे बाहर वेट करने के लिए। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार इतनी आसानी से वो हम लोगों को पैसे कैसे दे सकता है। तो उसमें से जो एक हंटर होता है वो उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये चौथी बार है, ये फोर्थ टाइम है जब वो हम लोगों को पैसे दे रहा है, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जब उसने हमको पैसे नहीं दिए हैं। और एक हंटर के तौर पर गेट को क्लोज करना यही पब्लिक सर्विस है, और इससे किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जिस पे लड़की उससे कहती है कि हाँ वो बात ठीक है, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है। जिस पे वो कहता है कि हाँ तो ठीक है, फिर चली जाओ ना, तुम ज्ञान क्यों दे रही हो? जिस पे वो लड़की भी कहती है हाँ ठीक ठीक है ठीक है। लेकिन वो जो हंटर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि वैसे हाँ ये बात काफी ज्यादा अजीब तो है। वो बंदा अकेला गेट्स के अंदर जा रहा है, यहाँ तक कि वो कलेक्शन टीम या किसी और को भी नहीं ले आ रहा है, और पूरे गेट को क्लियर भी कर दे रहा है, वो भी अपने दम पर। और अगर वो गेट के अंदर से कुछ ला भी नहीं रहा है तो आखिरकार वो कैसे कमा रहा होगा, वो पैसे कैसे कमा रहा होगा? पहली बार तो वो सिर्फ डी रैंक के गेट्स के अंदर गया, लेकिन अब तो वो सी रैंक के गेट्स के अंदर भी जाता है। आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है? ये बंदा ये सब कुछ अकेला कर पा रहा है, इतने सारे गेट्स उसने क्लियर कर दिए अकेले के दम पर। हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर सुहो के जो शैडो सोल्जर्स होते हैं, यानी कि वो गोब्लिन मॉन्स्टर्स, वो सभी लोग लगे हुए होते हैं कलेक्शन टीम का काम करने में। यानी कि जितने भी यहाँ पे क्रिस्टल्स और बाकी सभी आइटम्स होते हैं वो लोग यहाँ पर उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं। साथ ही में एजिल और ग्रे भी यहाँ पर जो बाकी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी के जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं उन सभी को वो लोग इकट्ठा कर रहे होते हैं। एजिल साइड में बना हुआ जो गुफा होता है उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि क्या यंग मोनार्च बॉस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं? इस तरफ सुहो उसी सी रैंक के बॉस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जो कि असल में एक स्पाइडर मॉन्स्टर होता है, जो कि सुहो के ऊपर अपने बहुत सारे पैरों से अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहा होता है। लेकिन सुहो उसके सारे अटैक से बच जाता है, जिसके बाद सुहो अपना डैगर लेकर स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ जाता है और स्टॉर्म स्लैश का इस्तेमाल कर कर उसके ऊपर अटैक करता है। साथ ही में सुहो ने इस डैगर का इस्तेमाल कर कर इस मॉन्स्टर के ऊपर अपना पैरालाइज इफेक्ट भी एक्टिवेट कर दिया होता है। लेकिन सुहो का सिस्टम उसको बताता है कि जैसा कि जो आपका टारगेट है यानी कि स्पाइडर मॉन्स्टर, उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, और इसीलिए ये जो इफेक्ट है पैरालाइज इफेक्ट ये कमजोर है। सुहो कहता है ओ तो अब मैं समझा। हालांकि मैं अपने पैरालाइजिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करना चाह रहा था कि आखिरकार ये जो डैगर है वो कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है इसके ऊपर, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि स्पाइडर्स के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जिसके बाद सुहो उस स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ काफी याद तेजी से भागते हुए आता है अपना डैगर लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जब मैं किसी बक्स के खिलाफ लड़ूंगा तो किसी वीपन से अच्छा है कि मैं उसको अपने इन हाथों से ही मारूं। और वो अपने डैगर को साइड कर कर अपने हाथों से ही उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर काफी याद तेजी से अटैक करता है, और फिर अपने डैगर का इस्तेमाल कर कर उस मॉन्स्टर के ऊपर स्टॉर्म स्लैश से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो वो देखता है कि उसने उस मॉन्स्टर को अब खत्म कर दिया है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओ अब मैं काफी ज्यादा ग्रो हो गया हूँ, मैं इतना ज्यादा पावरफुल तो हो ही गया हूँ कि मैं अपने अकेले दम पर सी रैंक के बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब मैं अगली बार जाऊंगा बी रैंक के गेट के अंदर, और साथ ही में मैं सिर्फ लेवल अप ही नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइटिंग स्किल में भी काफी ज्यादा बेहतर हो गया हूँ। साथ ही में सुहो अब रूलर्स अथॉरिटी का भी काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा था। जिसके बाद सुहो का सिस्टम
उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपने सी रैंक के गेट के जो मॉन्स्टर था उसको हरा दिया है और आपका लेवल अप हुआ है। साथ ही में उसकी जो रूलर अथॉरिटी स्किल थी वो भी थोड़ी सी लेवल अप हो जाती है। और अब सुहो भी काफी ज्यादा थक गया था और इसीलिए उस मॉन्स्टर के ऊपर ही जाकर लेट जाता है। और सुहो काफी ज्यादा थक इसलिए भी गया था क्योंकि वो यहाँ पर रूलर्स अथॉरिटी का और अपनी बाकी सारी स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उसकी जो एनर्जी लेवल है वो काफी ज्यादा तेजी से लो हो जाता है। और फिर सुहो वहां से वापस जाता है। एजिल और ग्रे उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये इतना हीरो बन के क्यों आ रहे हैं। सुहो जो कि इन लोगों की तरफ आ रहा होता है अपने मन में सोचते हुए कहता है, वैसे मैं रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल कर कर काफी ज्यादा अलग अलग तरीके से लड़ सकता हूँ। एजिल सुहो को देखते हुए कहती है कि यंग मुनार्च आपने क्या बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। सुहो कहता है कि हरा दिया। बेरू भी सुहो की तारीफ करते हुए कहता है कि क्या सच में यंग मोनार्च आपने सी रैंक के बॉस मॉन्स्टर को अकेले दम पर हरा दिया बिना हम लोग की मदद के। मैं तो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ, काफी बेहतरीन। सुहो बेरू से कहता है कि वैसे बेरू अब तुम जाकर जो मैजिक क्रिस्टल्स है उसको खा सकते हो। एजिल सुहो को बताती है कि हमने जितने भी मॉन्स्टर्स को खत्म किया था उनके जितने भी मटेरियल्स थे वो सब के सब हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए हैं। सुहो उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि बेहतरीन है, चलो ठीक है। और फिर वो उन सभी आइटम्स को अपने स्टोर विंडो के थ्रू बेच देता है। बेरू सुहो को बताता है कि ह्यूमन हंटर्स की तुलना में मुझे लगता है कि आप बी रैंक बनने के करीब हैं। सुहो कहता है ओ सच में, लेकिन ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि मैं इससे पहले भी 8 टाइम्स लेवल अप हो चुका हूँ। सुहो का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई हो गया था। बेरू सुहो को बताता है कि जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं आपके जो टीममेट्स हैं यानी कि एजिल और ग्रे ये दोनों भी स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। एजिल सुहो को बताती है कि बिल्कुल यंग मोनार्च पहले की तुलना में मैं काफी ज्यादा एक्टिव फील कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं फाइट कर रही हूँ वैसे वैसे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो रिकवर होती जा रही है। और अपने ग्रे का क्या ही कहना, वो तो हंस के सुहो को बता देता है कि हाँ सेम सेम। लेकिन आखिरकार किस तरीके से मैं बिना ब्लड को पिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकती हूँ, क्या इसी तरीके से बढ़ाना होगा। तभी सुहो एजिल को बीच में रोकते हुए कहता है कि एक मिनट एक मिनट, तुम दोनों के पास लेवल्स भी हैं। तो असल में यहाँ पर जो एजिल थी और जो ग्रे था सुहो को उन दोनों का लेवल दिखता है। तो एजिल का लेवल 19 था और ग्रे का 17। एजिल सुहो से कहती है कि हम लोगों के पास लेवल्स भी है, ये काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि हम सर जिन्वू की तरह और आपकी तरह कोई प्लेयर्स नहीं है। सुहो एजिल से पूछता है कि वैसे क्या तुम सिस्टम विंडो को देख सकती हो। एजिल कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। सुहो भी ये बात सुनकर अपने मन में सोचने लगता है, वैसे क्या इन लोगों का लेवल अप भी हो सकता है। अगर मेरे को इन लोगों का लेवल्स दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि ये लोग भी अपना लेवल अप कर रहे हो। तो चलो अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये लोग भी स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं यानी कि इनका लेवल अप होते जा रहा है। हालांकि ये काफी ज्यादा अजीब है, मेरा तो पूरा दिमाग ही घूम रहा है कि आखिरकार इन लोगों के पास सिस्टम कैसे है, मेरे जो टीममेट्स हैं उनके पास। वैसे काफी सारे सवाल है और अब ये भी एक सवाल आ गया है जो कि मेरे को सुलझाना है। जिसपे सुहो एजिल और ग्रे से बोलता है तो चलो ठीक है अब हम लोग चेक करते हैं कि वैसे क्या तुम लोग लेवल अप भी कर सकते हो। एजिल कहती है कि क्या, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे। जिसपे सुहो कहता है कि बड़ा ही आसान है, कोई और ऑप्शन है क्या, हम लोग कुछ और रेट्स पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या तुम्हारा लेवल अप हो सकता है। अब ये बात सुनकर ग्रे और एजिल की तो हालत खराब हो जाती है। एजिल चिल्लाते हुए कहती क्या, हम लोग ऑलरेडी ही आज 2 रेड कर चुके हैं और हम लोग अब एक और पे जा रहे हैं। सुहो कहता है हाँ ठीक है इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग अपना डेली क्वेस्ट करते हैं। बेरू सुहो से कहता है कि यंग मोनार्च आपको काफी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, कहीं आप इन सब चीजों के एडिक्टेड ना हो जाएं। और सुहो इसके बाद एंटर करता है शैडो डंजन के अंदर अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जैसे ही सुहो शैडो डंजन के अंदर एंटर करता है सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली खुली रहती है। कहता है कि क्या, उसके सामने शैडो डंजन के अंदर एक बहुत बड़ा रेड गेट होता है। सुहो इस चीज को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान होता है कि क्या शैडो डंजन के अंदर आखिरकार किस प्रकार से गेट हो सकता है और आखिरकार इस गेट के अंदर से इतनी ज्यादा हीट क्यों आ रही है, आखिरकार इस गेट के अंदर है क्या। सुहो बेरू से पूछता है कि बेरू वैसे क्या शैडो डंजन के अंदर भी गेट अपीयर्स होते हैं क्या। बेरू कहता है कि नहीं यंग मोनार्च मेरे को भी कंफर्म नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तभी सोगो सिस्टम उसको बताता है कि आपका एक अर्जेंट क्वेस्ट आया है। क्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो क्वेस्ट का जो नाम था वो था डायमेंशनल क्रैक। तो असल में सोगो सिस्टम था उसने एक डायमेंशन क्रैक को डिटेक्ट किया था और उसको इस गेट के अंदर जाकर जिस वजह से डायमेंशन क्रैक हुआ है उसको रिमूव करना होगा। सुहो कहता है अपने मन में सोचते हो क्या एक अर्जेंट क्वेस्ट, और फिर वो एक मुस्कुराहट देता है जिसका मतलब सुहो को भी ऐसा ही क्वेस्ट चाहिए था। सुहो अपने साथियों से कहता है तो एजिल ग्रे वैसे तुम लोग तैयार हो ना, और वो अपने इन्वेंट्री के अंदर से हीट रेजिस्टेंट रोब को निकालता है
और उन लोगों से कहता है कि फटाफट पहन लो। वैसे भी मुझे और रेट्स पर जाना था, ये भी काफी बेहतरीन है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ गेट के अंदर एंटर करने के लिए। और वो गेट के अंदर एंटर कर जाता है। तो असल में ये वाला जो डंजन था वो एक इजिप्ट फील्ड टाइप डंजन था। उस डंजन के अंदर हम एक बी रैंक के हंटर जो कि एसुरा गिल्ड का था, ल्यूजिंग, उसको देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ एक दूसरे ए रैंक के हंटर जो कि स्कैवेंजर गिल्ड का था, रैंडोल्फ, उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि इस जगह पर हम लोग पहले आए थे और इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। जिसपे ए रैंक का हंटर उससे कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कौन पहले आया, और ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है। अब से ये वाली जो फील्ड टाइप डंजन है वो हमारे गिल्ड की हुई, और अगर फिर भी तुम नहीं मानते हो तो मैं इस चीज को हमारे खिलाफ वॉर समझूंगा, और उसके आगे तुमको पता ही है। जिसपे बी रैंक का हंटर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि डैम इट, हर बार ये लोग ऐसी ही हरकत करते हैं, आखिरकार कब तक हम लोग इन स्कैवेंजर गिल्ड से भागते रहेंगे। रैंडोल्फ उससे कहता है हर एक चीज मीनिंगलेस है, ज्यादा पावरफुल ताकत के सामने हर एक चीज मीनिंगलेस है। ल्यू जिंग अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें कोई चिल्लाते हुए कहता है कि हे रुको रुको। ये लोग भी बड़े ही हैरानी से अपने साइड में देखते हैं कि अबे हम लोगों को कौन रोकने आ गया यहाँ पर। तो असल में यहाँ पर ये कोई और नहीं, सुहो ही था। सुहो उन लोगों से कहता है कि रुको रुको रुको, एक्सक्यूज मी, वैसे मैं इस समय कहाँ पर हूँ। और ये सीन यहीं पर ही कट होता है। इसके बाद हम लोग को अभी से 30 मिनट पहले का समय दिखाया जाता है, जब सुहो और उसकी टीम इस जगह पर आई थी। सुहो जैसे ही इस डंजन के अंदर आया था, उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर रेत की काफी ज्यादा तेजी से आंधी चल रही थी, चारों तरफ बस रेत ही रेत थी। तो वो उस जगह को देखते हुए कहता है कि वैसे है भी तो ये डिजर्ट टाइप डंजन ना। बीरू सुहो को बताता है कि इन पिरामिड के अंदर से मुझे काफी ज्यादा पावरफुल माना सेंस हो रही है। सुहो भी आसपास का नजारा देखते हुए कहता है कि लेकिन मेरे को इसके अंदर ऐसी चीजें क्यों दिखाई दे रही हैं जो कि किसी डंजन के अंदर नहीं होनी चाहिए, कार्स, फैंसीज। और फिर वो लोग भागकर इस जगह पर आने लगते हैं। सुहो जब उस जगह पर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि मशीन्स जो होती हैं वो डंजन के अंदर काम नहीं करती हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पर क्या कर रही हैं। जिसपे एजिल कहती है कि शायद ये जगह डंजन हो ही ना, या कहीं हम लोगों ने वर्ल्ड लाइन को क्रॉस तो नहीं कर दिया है, क्योंकि उस जगह पर ऐसा हो सकता है। जिसपे बेरू कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसपे सुहो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ओरिजिनल गेट शैडो डंजन के अंदर रहेगा तब तक हम लोगों को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फटाफट चेक करता हूँ क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सुहो शैडो रंजन की निकालता है और फिर वो जाकर चेक करता है, और फिर वो वापस आता है। एजुले से पूछते हैं कि कैसा था ये मोनार्च, और सुहो की शक्ल एकदम डरी हुई थी, उसकी हालत खराब थी। वो कहता है कि वो जो गेट है वो गेट चला गया है। हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो हंटर्स बैठे हुए थे वो भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने से ही जो गेट था वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाता है। वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि गेट डिसअपेयर हो गया, इसका मतलब बॉस मारा गया क्या? लेकिन वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मुझे लगता है कि हम लोगों को इमरजेंसी लाइन पर तुरंत कॉल करनी चाहिए। और इसके बाद फिर से हम लोगों को वही प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहो उन लोगों से कहता है कि वैसे हम लोग कहाँ पर हैं। पी रैंक का हंटर ल्यू जिंग साइड में देखते हुए कहते हैं क्या हंटर, ओ तो अब ईस्ट के लोग भी यहाँ पर अपना हक जमाने आ गए इस डंजन के ऊपर। रैंडोल्फ इन लोगों को यहाँ पर देखते हुए कहता है क्या ये क्या बकवास है, क्या कलेश चल रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इतने सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। जिसके बाद रैंडोल्फ अपने बॉस की बात याद करने लगता है। एक्चुअल में इसका बॉस कोई और नहीं, थॉमस एंड्रे था। थॉमस एंड्रे जब रैंडोल्फ को ये वाला काम दे रहा था तो उसने बताया था ग्रैनी ने भविष्यवाणी की थी, मृत्यु से जन्मा एक जीवन जो कि टूटे हुए सील से कब्र पर प्रकट होगा, जिसके अंदर मरे हुए लोगों को जिंदा करने की शक्ति होगी। और जब उन्होंने ये बताया उसके बाद इजिप्ट के अंदर पिरामिड फील्ड टाइप डंजन अपेयर हो गया। मिस्र का मकबरा, पिरामिड और मृत्यु। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ अच्छी तरीके से फिट नहीं है? तो फटाफट तुम उस जगह पर जाओ और उस डंजन को क्लेम करो, ताकि मैं वहां पर अपना बिजनेस कर सकूं। जिसपे रैंडोल्फ उसे पूछता है कि अगर दूसरे गिल्ड्स इस चीज में इंटरफेयर करेंगे तो मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए। और थॉमस एंड्रे उसे देखते हुए कहता है वैसे ये पूछने वाली बात है क्या? इसका मतलब वो डायरेक्टली इससे कह रहा है कि इसको स्कैवेंजर के तरीके से निपटाओ। रैंडोल्फ सुहो को देखते हुए कहता है कि तुम सुनो,
अगर तुम एक हंटर हो और तुम इस डंजन के अपीयर होने के बाद आए हो तो मैं तुमको एक फाइनल वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ से तुरंत चले जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये बात सुन के सुहो अपने मन में सोचते कहता, ओ तो ये जगह एक डंजन है। और वैसे ये काफी ज्यादा अग्रेसिव है, और अगर ये एक डंजन है तो मेरे पास कोई दूसरी चॉइस है भी नहीं। मेरे को इस जगह पर जीत हासिल करनी होगी ताकि मैं जो अपना अर्जेंट क्वेस्ट है उसको पूरा कर सकूं। सुहो उससे कहता है कि और अगर मैं ऐसा ना करूं तो, जिस पे रैंडोल्फ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तो सिंपल है, मैं तुझे मार दूंगा। हालांकि सुहो उसके अटैक को रोक लेता है, जिस पे रैंडोल्फ कहता है, ओ ऐसी बात है क्या। वो अपनी मम्मी सोचते हुए कहता है कि मैंने इसके ऊपर अपनी काफी ज्यादा पावर लगा के अटैक किया था, इसने मेरे इस अटैक को रोक लिया। ओ जिसके बाद वो सुहो के ऊपर तुरंत ही दूसरा अटैक कर देता है और सुहो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि अब तैयार हो जाओ, और बाकी सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरे को आसानी से हरा दोगे, इस ऑरा गिल्ड को और इस एशियन मैन को, इन सभी को खत्म कर दो, खत्म कर दो इन सभी लोगों को। एजिल रैंडोल्फ के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई यंग मोनार्च के ऊपर अटैक करने की। बी रैंक का हंटर लिू जिंग ऑरा गिल्ड का, वो भी कहता है कि ठीक है तो युद्ध की शुरुआत हो गई है। तभी सुहो फिर से खड़ा होता है। बेरू से पूछता है कि आप ठीक तो है ना यंग मोनार्च। सुहो से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। सुहो अपने सामने देखता है तो दोनों हंटर्स की टीम आपस में लड़ने लग गई थी। सुहो को भी समझ में आ जाता है कि अब ये लोग मानने वाले नहीं है और लड़ाई करके ही मानेंगे, और अगर उसको ये अर्जेंट क्वेस्ट कंप्लीट करना है तो उसको ये बैटल जीतनी होगी। तो वो कहता है कि इन हंटर्स में से जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इनमें से जो आर्म पहन रखा है वो उसी इंसान के लोग हैं जिसने कि मेरे ऊपर अटैक किया था, यानी कि मेरे एनिमी। जिसके बाद सुहो एक काफी तगड़ी जंप मारता है और सीधा जाकर जो आर्म पहना हुआ एक हंटर होता है उसके ऊपर अटैक करता है। वो हंटर जमीन पे जाकर गिरता है और सुहो से कहता सरप्राइजिंग, और फिर वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। वो सुहो से कहता है कि तुमने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम जैसा कमजोर हंटर भी स्कैवेंजर गिल्ड के खिलाफ खड़ा हो पा रहा है, और ये बात मैं तुझ जैसे हंटर से कह रहा हूँ जो कि हम लोगों से कमजोर है। सुहो उसकी बातें सुनकर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे ये भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि मैं इसके ऊपर अटैक कर कर इसको नॉक करना चाहता था, लेकिन ये फिर से मेरे से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। आखिरकार ये लोग कितने ज्यादा टफ हैं। वैसे क्या मेरे को उस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, वही फाइटिंग टेक्निक रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल कर कर जो कि मैंने रिसेंटली सीखी है, जो कि मैंने उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर भी इस्तेमाल की थी, लेकिन उसका इस्तेमाल तो मैं तभी कर सकता हूँ जब मेरे को इसको मारना हो। सो उसके ऊपर अटैक करता है और वो हंटर भी सो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस सो के ऊपर अटैक करके उसको मार पाता उससे पहले ही लिu जिंग वहां पर आकर उस हंटर को मार देता है और सुहो की जान बचा लेता है। सुहो उसको उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। वो हंटर सुहो से कहता है, मैंने तुम्हारी स्किल देखी थी जब तुमने रैंडोल्फ के उस अटैक को डॉच कर लिया था, लेकिन तुम किसी का मर्डर करने से इतने ज्यादा डर रहे हो, इतने ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो। वैसे मैं तुमको एक बात बता दूं कि हंटर्स के लिए सिर्फ मैजिक बीट्स ही खतरा नहीं होते हैं, तुमको उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो कि छिपकली की तरह होते हैं, और फॉल्स रैंकर्स ये भी तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं, और इसीलिए तुम लोगों को इससे भी बच के रहना चाहिए। सुहो उस मरे हुए हंटर को देखते हुए मेरे मन में सोचते हुए कहता है कि ओ मुझे लगा था कि जब मैं अपनी लाइफ से फाइट कर रहा हूँ तो मैंने काफी कुछ सॉल्व कर लिया है, लेकिन वो इनफ नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे एक बार भी इस तरीके की फीलिंग नहीं आई कि मेरे को किसी को जान से मार देना चाहिए। यहाँ तक कि जब मैं हेना गिल्ड से फाइट कर रहा था तब भी मैं उन लोगों से आसानी से लड़ पा रहा था, जबकि मेरे में और उनमें काफी ज्यादा अंतर था। लेकिन आखिरकार कब तक इस प्रकार की मेरे फेवर में आने वाली सिचुएशन आती रहेंगी, वो सिचुएशंस जहां पर मैं मारा जाऊंगा अगर मैंने सामने वाले को नहीं मारा तो, और वो सिचुएशंस जहां पर मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं उसके सामने वाले को नहीं मारूंगा तो। और अब इस दुनिया में ऐसी सिचुएशंस आती रहेंगी। मुझे लगता है कि मेरे को इन सब चीजों का भी याद रखना होगा, इन सब चीजों को भी समझना होगा। मैं तो इन सब चीजों को भूल ही गया था। मुझे अपने इस तरीके को सोचने को अब दूर करना होगा, क्योंकि महान आपदा से पहले की जो मेरी सोच है इससे अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज के लोग अगर मैं उनको नहीं मारूंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे, और मुझे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना होगा। और इसी तरीके से मैं ली मिनसुंग से फाइट करने के लायक बनूंगा। लिu जिंग सुहो से कहता है कि मैं असुरा गिल्ड का हंटर हूँ लियो जिंग, और स्कैवेंजर गिल्ड के कारण अब हम दोनों साथ में हो गए हैं, तो क्यों ना हम लोग साथ में लड़ें। और उसके पीछे से स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सुहो उसको साइड कर कर उसके ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है और बहुत ज्यादा दूर
उठा के फेंक देता है। सूहो अपने आप से कहता है कि अब मैं ये करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। और तभी वहां पर रैंडोल्फ भी आ जाता है। वो अपने घायल पड़े हंटर को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसने एक बी रैंक के टैंक को एक ही हिट में लगभग खत्म ही कर दिया था। और मुस्कुराते हुए सूहो की तरफ देखते हुए कहता है इंटरेस्टिंग। जिसके बाद सूहो लियो सिंह से कहता है कि मैं सूहो कोरिया से, तो चलो साथ में मिलके लड़ते हैं, साथ में मिलके इसका सामना करते हैं। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।